The History of India, Episode 10, Indus Valley Civilization, सिंधु घाटी सभ्यता, पार्ट 2। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अवशेष हमें कैसे और कहां मिले। अब आगे। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल उत्तर पश्चिमी भारत से प्राप्त हुए हैं। भारत के स्थलों में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से इस सभ्यता के स्थल प्राप्त हुए हैं और सबसे ज्यादा स्थल गुजरात से प्राप्त हुए हैं। भारत में 900 से अधिक स्थल इस सभ्यता के खोजे जा चुके हैं। उनमें जो मुख्य स्थल हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। मांडा, ये स्थल भारत के जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है और ये हम ऊपर जान भी चुके हैं कि ये स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है और इसे चिनाब नदी के तट पर खोजा गया है। रोपण और संघोल, ये दोनों स्थल भारत के पंजाब राज्य से प्राप्त हुए हैं। बनवाली, राखीगढ़ी और भगवानपुरा, ये स्थल भारत के हरियाणा राज्य से प्राप्त हुए हैं। बनवाली स्थल से मिट्टी के हल के अवशेष पाए गए हैं और इसके साथ साथ यहां से बैलगाड़ी के खिलौने भी प्राप्त हुए हैं। राखीगढ़ी स्थल भारत में पाए गए सारे स्थलों में सबसे बड़ा स्थल है। कालीबंगा और बालाथल, ये स्थल भारत के राजस्थान राज्य से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा स्थल में काले रंग की चूड़ियां प्राप्त हुई हैं, जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और इसके साथ साथ कालीबंगा से अग्निकुंड के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। बीबी लाल और बालकृष्ण थापर कालीबंगा स्थल की खोज करता है। आलमगीरपुर, ये स्थल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से प्राप्त हुआ है और हमने पिछले एपिसोड में ये जाना भी कि ये इस सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है और ये हिंद नदी के तट पर स्थित है। संगौली और बड़गांव, ये स्थल भी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से प्राप्त हुए हैं। दैमाबाद, ये स्थल भारत के महाराष्ट्र राज्य में प्राप्त हुआ और ये स्थल इस सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। ये गोदावरी नदी की सहायक प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। लोथल, ये स्थल भारत के गुजरात राज्य से प्राप्त हुआ है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था और यहां से इस सभ्यता के जलीय मार्ग से व्यापार होते थे। लोथल से अग्निकुंड के अवशेष और चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। धोलावीरा, यह स्थल भारत के गुजरात राज्य के कच्छ क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। धोलावीरा को एक सुव्यवस्थित नगर के रूप में देखा जाता है, लेकिन जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में नगर 2 भागों में बटे हुए होते थे, यहां पर नगर के 3 भागों में बंटने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस सभ्यता के सबसे अच्छी जल निकासी की व्यवस्था के साक्ष्य धोलावीरा से प्राप्त हुए हैं और यहां से लकड़ी की नालियां प्राप्त हुई हैं। सुरकोटदा, यह स्थल भारत के गुजरात राज्य में प्राप्त हुआ है। सुरकोटदा से घोड़े के अस्थि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा ऐसे घोड़े के अस्थि के प्रमाण किसी दूसरे स्थल से प्राप्त नहीं हुए हैं। इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि यह स्थल समुद्र के किनारे बसा था, तो ये हो सकता है कि ईरान से व्यापार दृष्टि से ये घोड़े यहाँ बंदरगाह के माध्यम से आए होंगे और यहीं रह गए होंगे। और इससे हम ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पूरी तरह से घोड़ों की जानकारी नहीं भी हो सकती होगी क्योंकि किसी और जगह में ऐसे घोड़े के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। रंगपुर, यह स्थल भारत के गुजरात राज्य से प्राप्त हुआ है। यहां से भी चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। रोजदी और भगतराव, ये स्थल भी भारत के गुजरात राज्य से प्राप्त हुए हैं। अफगानिस्तान, जैसे कि हमने जाना कि अफगानिस्तान में इस सभ्यता के केवल 2 क्षेत्र ही प्राप्त हुए हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। शोरतुगई, मुंडीगाफ। पाकिस्तान, तो सिंधु घाटी सभ्यता में 2 क्षेत्रों उनकी राजधानी के रूप में देखा जाता है। पहला हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो, और ये दोनों ही क्षेत्र वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित हैं।
पाकिस्तान के स्थलों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो जैसे प्रसिद्ध मुख्य स्थल हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमने ऊपर जाना कि पाकिस्तान में 450 से अधिक स्थल इस सभ्यता के खोजे जा चुके हैं। उनमें जो मुख्य स्थल हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। हड़प्पा। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तब तो पंजाब का क्षेत्र था, पर वो भी 2 भागों में बट गया था और जो पंजाब का हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया था, उसी पंजाब प्रांत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा प्राप्त हुआ है। इसी कारण से इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस हड़प्पा स्थल की खोज रावी नदी के तट पर की गई थी। मोहनजोदड़ो। इस स्थल को पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के दाएं तट पर खोजा गया था। यह इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। हमने पहले राखी गढ़ी के बारे में जाना, वो भारत में पाए गए स्थलों में सबसे बड़ा स्थल है, लेकिन मोहनजोदड़ो पूरी सभ्यता के स्थलों में सबसे बड़ा स्थल है। चन्हूदड़ो। इस स्थल को पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के बाएं तट पर खोजा गया था। कोट दीजिए। इस स्थल को भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के बाएं तट पर खोजा गया था। सुतकांगेडो। इस स्थल को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में खोजा गया था और हमने ऊपर यह भी जाना था कि सुतकांगेडोर इस सभ्यता का सबसे पश्चिमी क्षेत्र है। डाबरकोट और बालाकोट, ये दोनों स्थल भी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ही खोजे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन। इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है, क्योंकि इस सभ्यता में पाए गए स्थलों में नगरीय व्यवस्था देखने को मिलती है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि नगर नियोजन क्या है, सो बेसिकली नगर नियोजन इज टाउन प्लानिंग। इस सभ्यता में पाए गए नगर, उनके स्वरूप, उनकी उत्तम जल निकासी व्यवस्थाएं किसी दूसरी सभ्यता में पाई नहीं गई हैं। ग्रिड पद्धति। इस सभ्यता के नगर नियोजन में सबसे मुख्य ग्रिड पद्धति है। इसमें यह होता है कि उत्तर से दक्षिण की तरफ सीधी लकीरें बनाई जाती हैं और पश्चिम से पूर्व की तरफ भी सीधी लकीरें बनाई जाती हैं, और ये उत्तर से दक्षिण की लकीरें पश्चिम से पूर्व की तरफ बनाई गई लकीरों को 90 डिग्री के कोण में काटती है। इससे कुछ ऐसा आकार बनता है कि जैसा आप शतरंज को देखते हैं, उसमें भी लकीरें एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण में काटती है। इस सभ्यता में नगर इसी ग्रिड पद्धति के अनुसार बनाए जाते थे। नगरों का विभाजन। इस सभ्यता में नगर 2 भागों में बटे होते थे, जिसको हम पूर्वी नगर और पश्चिमी नगर कह सकते हैं, ईस्ट साइड एंड वेस्ट साइड। पूर्वी नगर निचले नगर होते थे और उनकी ऊंचाई कम होती थी, और पश्चिमी नगर ऊपरी नगर या दुर्ग कहलाते थे, उनकी ऊंचाई अधिक होती थी। पूर्वी नगर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जैसे कि मजदूर, किसान आदि वर्ग रहते थे, और पश्चिमी नगर में अमीर और राजपाट से जुड़े लोग रहते थे, और पश्चिमी नगर में घर भी पूर्वी नगर से ज्यादा अच्छे और सुव्यवस्थित थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और बाकी के अधिकांश स्थलों में नगर इसी 2 भागों के हिसाब से बटे हुए प्राप्त हुए हैं। लेकिन जैसे कि हमने पहले जाना कि गुजरात से पाए गए धोलावीरा में नगर के 3 भागों में बटे हुए होने का साक्ष्य प्राप्त होता है। ईंट। इस सभ्यता में नगरों के भवनों और दुर्गों को ईंटों के माध्यम से बनाया जाता था। इसके स्थलों से कच्ची और पक्की दोनों तरह की ईंटें प्राप्त हुई हैं। कच्ची ईंटों का प्रयोग भवनों की चारों तरफ से घेरी हुई दीवारों को बनाने और सड़कें बनाने के लिए किया जाता था। पक्की ईंटों का प्रयोग भवनों, घरों को बनाने के लिए किया जाता था। इन स्थलों से पाई गई ईंटें 4:2:1 के अनुपात में प्राप्त हुए हैं। सड़क। जैसे कि हमने अभी जाना कि नगर ग्रिड पद्धति के अनुरूप बनाए जाते थे, तो इसमें सड़कें भी
एक दूसरे के 90 डिग्री के कोण में काटती हुई समकोण बनाती थी और घरों के बगल से गुजर कर जाती थी। इसके अलावा दो प्रकार की सड़कें होती थी। पहली मुख्य सड़क, जो बड़ी और लगभग 10 मीटर चौड़ी हुआ करती थी, और दूसरी गलियों की सड़कें, जो छोटी और लगभग 3 से 4 मीटर चौड़ी होती थी। अभी के समय में भी हमारे नगर जो है वो कुछ इसी प्रकार से व्यवस्थित है। दरवाजे। इस सभ्यता में लोग अपने घरों के दरवाजे को मुख्य सड़कों की तरफ न करके छोटी गलियों की तरफ रखा करते थे। ऐसा करने के पीछे हम अनुमान लगा सकते हैं कि या तो वो सुरक्षा की दृष्टि से या तो मुख्य सड़कों की धूल मिट्टी से बचने के लिए ऐसा करते होंगे। बाकी ऐसा करने के पीछे कोई ठोस कारण नहीं मिलता है। इस सभ्यता में सिर्फ गुजरात से पाए गए स्थल लोथल में घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलने का प्रमाण देते हैं। जल निकासी व्यवस्था, ये इस सभ्यता की मुख्य विशेषता में से एक है। ऐसी व्यवस्था मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी देखने को नहीं मिलती है। इसमें घरों से निकासी के लिए नालियां बनाई गई थी और ये छोटी छोटी नालियां मुख्य सड़क की नालियों से मिलती थी और इन नालियों के बीच में हौज बनाए हुए होते थे और नालियों से आया कचरा इस हौज में जमा हो जाता था और बाकी पानी नालियों की मदद से शहर के बाहर भेज दिया जाता था। इन हौज की सफाई के लिए भी व्यवस्था की जाती थी। इस सभ्यता के सारे स्थलों में यह निकासी व्यवस्था प्राप्त हुई है, लेकिन गुजरात में पाए गए स्थल धोलावीरा से लकड़ी की नालियां प्राप्त हुई हैं। इसके साथ साथ घरों में कुओं का भी प्रमाण मिलता है, जहां पर लोग पीने के पानी और पानी को जमा करते थे। शौचालय। इसमें बहुत से विदेशी पुरातत्वों ने और खोजकर्ताओं ने यह कहा है कि इस सभ्यता के लोग वर्तमान जैसी व्यवस्था को उस समय जानते थे और शौचालयों जैसी व्यवस्था उन लोगों ने कर रखी थी। सामूहिक भवन। इस सभ्यता से बहुत सामूहिक भवन प्राप्त हुए हैं जो सारे लोगों या समाज के लिए बनाए गए थे, जैसे कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानगार। इस स्नानगार में 2 तरफ सीढ़ियां बनाई गई थी जिससे लोग इस स्नान घर में जा सकें और इसके आसपास छोटे छोटे कमरे भी बनाए गए थे जहां लोग अपने वस्त्रों को बदल सकते थे। इस स्नानगार में बहुत सारे लोगों की स्नान करने की व्यवस्था थी और एक ये सामूहिक स्नानगार था। इसके अलावा हड़प्पा से विशाल अन्नागार भी प्राप्त हुए हैं जहां बहुत सारे अन्न को जमा करके रखा जाता था और वहां से उनका व्यापार किया जाता था, अभी के समय में जिन्हें हम गोडाउन्स कहते हैं। इसके अलावा सामूहिक सभा घर भी प्राप्त हुए हैं जहां पर लोग एकत्रित होकर सभा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का जीवन। क्योंकि इस काल की जानकारी पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक या लिखित स्रोत दोनों से मिलती है, लेकिन इसके साहित्यिक या लिखित स्रोतों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए इस सभ्यता का इतिहासकारों ने ज्यादातर अनुमान ही लगाया है कि इस सभ्यता में लोगों का जीवन कैसा रहा होगा। आइए देखते हैं इस सभ्यता का जीवन कैसा था। शुरुआत करते हैं राजनीतिक जीवन से। खैर, सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों के अनुसार यह अनुमान लगाना तो थोड़ा मुश्किल है कि उस समय वहां की व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी या जनतंत्रात्मक, यानी डिक्टेटरशिप थी या डेमोक्रेसी। इसके स्थलों से कुछ पुरोहित की मूर्ति प्राप्त हुई है जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः उस समय की व्यवस्था पुरोहित द्वारा संचालित की जाती होगी, या तो यहाँ का व्यापारी वर्ग या तो कोई नगर प्रशासन यहाँ का संचालन करता होगा, और इतिहासकारों द्वारा यह शासन व्यवस्था अनुमान पर आधारित है। इसके साथ साथ पिगट द्वारा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को इस सभ्यता की जुड़वा राजधानी भी कहा है। इसके साथ हंटर ने मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था को राजतंत्रात्मक ना स्वीकार करते हुए एक जनतंत्रात्मक व्यवस्था की संज्ञा दी है। इसके पीछे यह अनुमान लगाया जाता है कि क्योंकि इन स्थलों से ना के बराबर ही कोई महल या अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए हैं, यहाँ के लोग शांति प्रिय रहे होंगे और यहाँ की व्यवस्था जनतंत्रात्मक ही होगी। सामाजिक जीवन।
इसके स्थलों में मातृ देवी की पूजा के प्रमाण और उर्वरता की देवी के पूजा के प्रमाण देखने को मिलते हैं, जिससे इतिहासकार यह अनुमान लगाते हैं कि यह सभ्यता मातृ सत्तात्मक रही होगी, अर्थात माता का परिवार में सबसे बड़ा पद होता होगा। इसके साथ साथ समाज की सबसे छोटी इकाई के रूप में परिवार को देखा जाता है। इस सभ्यता का कोई भी वर्ण व्यवस्था का प्रमाण नहीं मिला है। जैसे इसके बाद अगर वैदिक काल में देखें तो वहां वर्ण व्यवस्था हमें देखने को मिलती है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। परंतु सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा कोई वर्ण व्यवस्था का प्रमाण नहीं मिलता। इतिहासकारों के अनुसार इस सभ्यता में कई वर्ग थे, जैसे कि पुरोहित, व्यापारी, श्रमिक, शिल्पी आदि, और यहाँ के लोग शांति प्रिय थे। यहाँ के स्थलों से मछलियों के कांटे और मांस के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इससे ये अनुमान लगाते हैं कि इस सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी भोजन दोनों ही सेवन करते थे। जैसे कि चनहूदड़ों में मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। इससे इतिहासकारों के अनुसार इस सभ्यता के पुरुष और महिलाएं दोनों ही आभूषणों को धारण करते थे। इसके साथ साथ सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग इस सभ्यता के लोगों द्वारा किया जाता था। इस सभ्यता के लोग अपने मनोरंजन के लिए शिकार, नृत्य, पासों का खेल और पशुओं की लड़ाई जैसे क्रियाएं करते थे। इस सभ्यता में लोग कुबड़ वाले सांड का पशुपालन करना पसंद करते थे और ये सबसे प्रिय पशु माना जाता था। इसके साथ साथ गाय, घोड़े से भी यहाँ के लोग परिचित थे और इसके अलावा वो एक सींग वाले गेंडे का चित्रण भी हमें देखने को मिलता है, परंतु उसे एक काल्पनिक पशु के रूप में देखा जाता है। और सुरकूटता से घोड़ों के अस्थियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। पशुपालन का प्रयोग यात्रा, कृषि में सहायता और दूध और बाकी चीजों जैसी जरूरतों के लिए किया जाता था। So this was all about the life, the traces of Indus Valley civilization around the world. In the next episode, we'll continue with the economics of Indus Valley civilization. Till then, stay connected, keep listening to the history of India. Take good care of your health and thank you for listening.